हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 6th चैप्टर, जिसके भी हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न का फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब सॉल्व करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न का सेकंड पार्ट, जिसका कि 11वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्त व्यय खर्च गुणक बंद अर्थव्यवस्था के गुणक की तुलना में छोटा क्यों होता है। हमने खुली अर्थव्यवस्था में गुणक की बात की थी, हमने बंद अर्थव्यवस्था में गुणक की बात की थी। फिर हम दोनों का कंपेरिजन करके हमने देखा था कि खुली अर्थव्यवस्था में जो गुणक है, क्योंकि उसमें आयात निर्यात शामिल हो जाते हैं, आयात की सीमांत प्रवृत्ति शामिल हो जाती है, इसी वजह से खुली अर्थव्यवस्था में जो गुणक का मान है वो छोटा होता है और बंद अर्थव्यवस्था में गुणक का मान अधिक होता है। तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है कि खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्त व्यय खर्च गुणक बंद अर्थव्यवस्था के गुणक की तुलना में छोटा होता है। इसे हम गुणक प्रक्रम द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्वायत्त व्यय में परिवर्तन और सरकारी व्यय में परिवर्तन का आय पर प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोग पर प्रेरित प्रभाव पड़ेगा। कि जो परिवर्तन होता है स्वायत्त व्यय में या सरकारी व्यय में परिवर्तन होता है, तो उसका आय पर तो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, जबकि उपभोग पर प्रेरित प्रभाव पड़ेगा, जिससे पुनः आय प्रभावित होगी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के 0 से अधिक होने पर उपभोग पर प्रेरित प्रभाव के अनुपात से विदेशी वस्तुओं की मांग का क्या होगा, सूचक होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो मांग बढ़ रही है और खुली अर्थव्यवस्था है, तो वो वस्तुएं मांग बढ़ने से, अर्थात उपभोग का स्तर बढ़ने से जो मांग है वो विदेशी वस्तुओं की मांग की तरफ क्या होगी, चली जाएगी, ना कि घरेलू वस्तुओं की तरफ। ठीक है। और बंद अर्थव्यवस्था में घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ती है, तो यही कारण है। अतः घरेलू वस्तुओं की मांग और घरेलू आय पर प्रेरित प्रभाव क्या हो जाएगा, कम होगा। आय के प्रति इकाई आय में आयात में वृद्धि से गुणक प्रक्रिया के प्रत्येक चक्र में घरेलू आय के वर्तुल प्रभाव से एक अतिरिक्त लीकेज होगा। अर्थात जो आय में जो वृद्धि हो रही है, जो हमने गुणक प्रक्रम पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने, आय में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप उपभोग में वृद्धि होती है। तो उपभोग में वृद्धि के फलस्वरूप जो वस्तुओं की मांग होती है, तो वो घरेलू मांग ना होकर क्या हो जाएगी, विदेशी वस्तुओं की मांग। तो जो आय का जो एक भाग है, जो बढ़ा हुआ भाग है, वो कहाँ चला जाएगा, विदेशी की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से जो आय के वर्तुल प्रभाव में वो इनकम आनी चाहिए, वो सारी कहाँ हो जाएगी, विदेशियों की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, लीकेजेस हो जाएगा। तो स्वायत्त व्यय गुणक के मूल्य में क्या आएगी, कमी आएगी। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आयात की सीमांत प्रवृत्ति 0 से अधिक होती है, इसीलिए खुली अर्थव्यवस्था में हमें क्या प्राप्त होता है, छोटा गुणक प्राप्त होता है। ये हमने पढ़ा था कि आयात की जो सीमांत प्रवृत्ति है वो क्या होती है, 0 से अधिक होती है। इसीलिए क्या होता है, जो हमें बंद अर्थव्यवस्था है उसमें तो गुणक कैसा प्राप्त होता है, अधिक, और खुली अर्थव्यवस्था में गुणक छोटा प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखकर आना है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ में एक मुष्ट कर की कल्पना के स्थान पर आनुपातिक कर T बराबर TY के साथ खुली अर्थव्यवस्था गुणक की गणना कीजिए। तो बच्चों, हमने खुली अर्थव्यवस्था में क्या आय का निर्धारण होता है, इसका हमने अच्छे से अध्ययन किया। हमने जो 5th चैप्टर पढ़ा था सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, उसमें हमने एक मुष्ट कर की, आनुपातिक कर की, इनकी बात की थी। उसको हम खुली अर्थव्यवस्था में क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारी गुणक की क्या गणना होगी, उसको आपको इस तरीके से ज्ञात करना है। आनुपातिक करों के साथ उपभोग फलन निम्न प्रकार होगा। हमें यहाँ पर आनुपातिक करों को देखना है। तो हमारा जो उपभोग फलन है, C बराबर सी के ऊपर कांस्टेंट प्लस सी वाई माइनस टी वाई प्लस टी आर, ये हमने सूत्र देखा था 5th लेसन में, जिसमें कि सी जो है तो कांस्टेंट स्वायत्त उपभोग है। उसके बाद हम सी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, आई में से हम टी वाई जो है कर उसको हम घटा रहे हैं और अंतरण की राशि को हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी कांस्टेंट प्लस सी 1 माइनस टी, हमने y कॉमन ले लिया और y आ गया सी टी आर, ये हमारा सूत्र बनता है। उल्लेखनीय कि आनुपातिक करों से आय के प्रत्येक स्तर पर न केवल उपभोग निम्न होता है, भाई कर लगने से क्या होता है, उपभोग कम हो जाता है, बल्कि उपभोग फलन की जो प्रवणता है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आय से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति C1 माइनस टी तक गिरती है। पहले जो सी थी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति वो सी तक गिरती थी, लेकिन जब यदि कर लग जाते हैं तो उससे क्या होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक गिरती है, अर्थात 1 माइनस टी तक गिरती है, जैसा कि हमने यहाँ फॉर्मूले में देखा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। खुली अर्थव्यवस्था में एडी अब किस प्रकार से होगी, आपको किस तरह से निकालना है, एडी समस्त मांग, जिसमें हम क्या करेंगे, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है वो हम लिख देंगे, प्लस आई जो इसमें है, जो निवेश है वो भी शामिल हो जाएगा, सरकारी व्यय भी शामिल हो जाएगा। खुली अर्थव्यवस्था है इसलिए हम इसमें निर्यात और आयात को भी शामिल करेंगे। तो x माइनस एम और माइनस एम वाई, जो हमने आयात जो फलन है उसको लिखा था, हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इसको लिखते हैं तो किस तरीके से आएगा, C कांस्टेंट C1 माइनस टी वाई प्लस सी टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, जो x में से हम m माइनस करते हैं तो एन एक्स माइनस एम वाई क्या है, आयत की सीमांत प्रवृत्ति। ये फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे। अब हम जो स्वायत्त जो व्यय है इसमें जो भी हैं, जो कांस्टेंट हैं हम ये कह सकते हैं, उनको सबको एक जगह करेंगे और एक कांस्टेंट के रूप में लिखेंगे तथा C प्लस सी टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स के बराबर होगा। कौन कौन से हैं कांस्टेंट इसमें, C है,
कांस्टेंट है। इसके बाद हम कहें CTR है वो कांस्टेंट है, I है हमने स्वायत्त निवेश ही माना था, G है उसको भी हमने स्वायत्त माना था, और NX है यहाँ पर उसको भी हम स्वायत्त मान रहे हैं, स्वायत्त निर्यात मान रहे हैं। तो इसको हम एक के कांस्टेंट कर देते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, A हमने कांस्टेंट कर दिया प्लस C 1 - T y - my, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 - C 1 - T प्लस M कर दिया, और इसके बाद है y बराबर A, हमने A को साइड में करके और बाकी सबको हमने एक तरह साइड में कर दिया है। इसके बाद हम इसको इस तरह से लिखेंगे y बराबर 1 - C 1 - T और M, और इसमें मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, A के ऊपर जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा। तो ये समीकरण क्या दर्शा रहा है, उक्त समीकरण द्वारा खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का निर्धारण होगा। ये खुली अर्थव्यवस्था में गुणक को दर्शा रहा है, ठीक है, जिसमें हमने कर को भी शामिल किया है। अतः खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य निम्न प्रकार से होगा, डेल्टा वाई बटे में डेल्टा ए, 1 - C 1 - T 1 प्लस M। यहाँ पर आपको कांस्टेंट की वो भी लगानी है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला लिखकर आना है। आगे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए C बराबर 40.08 YD है, उपभोग फलन है, T 50 दे रखा है, I जो है वो 60 दे रखा है, G आपको 40 दे रखा है, X आपको 90 दे रखा है, M 50 प्लस 0.05 Y दे रखा है। आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि अभी हमने ज्ञात किया है किस तरीके से हम खुली अर्थव्यवस्था में गुणक ज्ञात करेंगे। अब आपको इससे जो चीज़ पूछी जा रही है, जैसे पहला जो पूछा जा रहा है संतुलन आय आपको ज्ञात करनी है। आपको फॉर्मूलेज यदि अच्छे से याद है, आपने अच्छे से समझ लिए तो आप ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद संतुलन आय पर निवल निर्यात संतुलन आपको ज्ञात करना है, NX कितना आ रहा है, ठीक है। संतुलन आय और निवल निर्यात संतुलन क्या होगा जब सरकार के क्रय में 40 से 50 की वृद्धि हो जाती है, सरकार 40 से 50 में वृद्धि कर देती है तो क्या परिवर्तन होगा। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इनके आधार पर देने हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, पहला हम देखते हैं संतुलन आय की गणना हम करेंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए संतुलन आय का, जैसा हमने लिखा था C कांस्टेंट प्लस C y - T। हमने TR इसके अंदर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि TR अभी हमें दिया हुआ ही नहीं है, दिया हुआ तो हम उसको शामिल कर लेते। तो C y - T, I में से कर की राशि को माइनस कर देते हैं, प्लस I G X - M और My, ठीक है। ये सब स्वायत्त है जिनके ऊपर क्या हुआ है कांस्टेंट का मार्क और सब कुछ हमें दिया हुआ है डिटेल में। अब सबका मान लगा देंगे। जो स्वायत्त उपभोग है वो हमें उपभोग फलन हमें पूरा दिया हुआ है 40.08 Y दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से हम देखो आप इसमें देख लीजिए 40.08 Y दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो हम इसमें से क्या करेंगे, जो कर की राशि है उसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि जो प्रयोज्य आय निकालने के लिए हम आय है उसमें से क्या करते हैं, कर की राशि को माइनस करते हैं। तो हमने 50 यहाँ पर माइनस कर दिए, प्लस I 60 दे रखा है, G हमें 40 दे रखा है, X हमें 90 दे रखा है, और M - My जो हमें फलन है वो दे रखा है 50 - 0.05 Y, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 40 प्लस 0.8 Y, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ गया, माइनस प्लस 60 40 90 50 एंड इसमें आ गया माइनस 0.55, ठीक है, 0.05 Y बराबर 0.85। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, जो जोड़ या फिर घटाना है वो कर देंगे। तो इस प्रकार से 140 आ गया माइनस 0.05 Y, ये हमें यहाँ पर हुआ। अब हम Y में से 0.8 Y को, ठीक है, और साथ में 0.055 को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, दोनों को, इसको तो 0.8 Y को तो हम माइनस कर देते हैं Y में से और इसको हम प्लस कर देते हैं, तो हमारा आता है 0.755, ठीक है, बराबर कितना आ रहा है 140। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.255 बराबर 40। हम इसको Y में से हमने 0.75 है, इन दोनों को हमने प्लस और माइनस कर दिया है, तो 0.75 Y आ गया। हम इसको माइनस करते हैं, इसको हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो 0.255 आ गया, 140 आ गया। Y में हम 140 में से 0.25 का हम डिवाइड करते हैं तो Y बराबर आता है 560। तो हमारी संतुलित आय क्या आ जाती है 560। आ रहा है बच्चों समझ में। फिर हमसे जो दूसरी चीज़ पूछी गई है वो पूछी गई है निवल निर्यात संतुलन की गणना करनी है। उसे हम कैसे करेंगे, संतुलन आय बराबर हमें कितनी दे रखी है 560। अब हमें एक साइड की चीज़ दे रखी है, दूसरी साइड की चीज़ों में हमें कैसे निकालना है। निवल निर्यात संतुलन को कैसे निकालेंगे, निर्यात में से आयात को माइनस करके, ठीक है। निर्यात हमें 90 दे रखा है, आयात हमें दे रखा है 50 प्लस 0.055, ये हमें दे रखी है किसकी, आयात का फलन दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 50 प्लस 0.5
हमें जो संतुलित आय है वो हमें आय की जगह, जो ये y दिख रहा है ना, उसकी जगह जो संतुलित आय है हमें 560 दे रखी है, वो हमको यहाँ पर लगानी है। तो 50 + 0.5 × 560 यही हमें दे रखा है। तो 50 + 28, तो हमारी जो ये आयात है वो भी हमारा यहाँ पर आ गया। निर्यात हमें पहले से दे रखा था, आयात हमें यहाँ पर निकल गया। अब निर्यात में से हम आयात को माइनस कर देंगे, तो निर्यात है 90 और 78 को माइनस कर देंगे तो निवल निर्यात कितना आ गया, 12 आ गया। है ना, बहुत इजी। इसके बाद इसको अगली तरह से देखते हैं। सरकारी क्रय में अब 40 से हम क्या कर देते हैं, 50 की वृद्धि कर देते हैं, तो हम संतुलन आय की गणना करेंगे। संतुलन आय की गणना हम पहले कर चुके हैं, वैसे ही करना है, बस आपको सरकारी क्रय की जगह 40 की जगह हमें क्या लगा देना है, 50। तो यही फॉर्मूला हमने लगा दिया, 40 + 0.8y - 50 + 60। यहाँ पर हमारे जो सरकारी व्यय है उसको 40 की जगह 50 लगा देते हैं, बाकी सब वही रहता है। इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 40 + 0.5 हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आता है, +60 + 50 + 90 -50 -0.055। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0.8y + 150 - 0.055। पहले 140 आ रहा था, यहाँ 150 आ रहा है। अब इसमें हम इन दोनों को वही माइनस करते हैं तो 0.75 आता है, +50। y का जब हम 0.75 y यहाँ ले आते हैं तो यहाँ पर 150 बचता है। जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो 0.255 यहाँ पर आता है, 50 हो गया। 150 में 25 का हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे क्या आता है, 600। ठीक है, तो पहले जो संतुलित आय थी वो कितनी थी, 560। अब संतुलित आय कितनी हो गई है, 600, क्योंकि जो सरकारी क्रय है उसमें क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है, 40 से 50 हो गया, 10 का परिवर्तन हुआ। तो आय में देखो कितने का परिवर्तन हो गया, 40 का परिवर्तन हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें निवल निर्यात भी निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, निवल निर्यात संतुलन, निर्यात माइनस आयात, जैसे हमने पहले निकाला था। तो x - m, x = 90 है। अब हम आय जहाँ वहाँ 560 रख रहे थे, अब हम आय का स्तर क्या रख देंगे, 600, क्योंकि सरकारी क्रय में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। तो हम अब इसको निकालेंगे तो हमारी जो ये आती है इम्पोर्ट, वो आता है 80। ठीक है, पहले 78 आया था, अब 80 आ गया है, क्योंकि सरकारी क्रय में परिवर्तन हो गया है। तो अब इस तरीके से निकालेंगे तो निवल निर्यात पहले 12 आया था और अब कितना आ जाता है, 10 आ जाता है सरकारी क्रय में परिवर्तन करने से। ठीक है, तो सरकारी क्रय में जब हम 40 से 50 का परिवर्तन करते हैं जैसा कि हमने किया था, तो उससे क्या होता है, जो हमारा संतुलन है, जो संतुलित आय है, वो 560 से कितनी हो गई है, 600 हो गई है। जो निवल निर्यात है वो हमारा 12 से घटकर कितना हो गया है, 10 हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त उदाहरण में यदि निर्यात में x = 100 का परिवर्तन हो तो संतुलित आय और निवल निर्यात संतुलन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब हमें निवल निर्यात में परिवर्तन करना है, कितने का, 100 का। तो यह c = 40.08 YD, ये हमें उपभोग दे रखा है। t है हमारी 50, i है 60, g है 40, x है 100। अब x कितनी हो गई, 100 हो गई। ठीक है, m = 50.055। यहाँ पर अब हमारे जो x है, एक्सपोर्ट है, निर्यात है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो संतुलित आय में कितना परिवर्तन होगा, वही फॉर्मूला आपको लगाना है। आपने जहाँ पहले 90 लगाया था एक्सपोर्ट, वहाँ क्या लगा देना है, 100 लगा देना है। ठीक है, 40.08 y - 50 + 60 + 40, अब 40 ही लगाना है इसके अंदर, क्योंकि हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। 100 - 50 - 0.055। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको जैसे पहले किया था। तो 40 + 0.8y - 40 + 60 + 40 + 100 - 50 + 0.055। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इनका टोटल आ जाता है 150। 0.8y और 0.55 इनको छोड़ देते हैं। y = 0.755 है, 50 हो गया। y 0.755 को यहाँ लाते हैं, 150.255। तो 150 में 25 का हम डिवाइड कर देते तो 600। तो हमने क्या देखा कि हमने सरकारी क्रय में हमने परिवर्तन किया 10 का, या फिर हमने क्या किया, 10 का परिवर्तन हमने एक्सपोर्ट में किया, तो आय वही आ रही है, 600 यहाँ पर हमारी इनकम आ रही है। आ रही नहीं आ रही है? इसके बाद हम ये देखते हैं निवल निर्यात संतुलन की गणना जैसे हमने पहले की थी वैसे ही करते हैं। x - m, x 100 हो गया, 50 + 0.55 हो गया, 50 + 0.05 में 600 हमारी आय आ गई है। 50 + 30 80। अब कितना हो गया है हमारा, 80 हो गया। तो निवल निर्यात के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से 80 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया। क्योंकि यहाँ पर निर्यात का स्तर बढ़ा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, निर्यात का स्तर बढ़ा तो निवल निर्यात तो बढ़ेगा ही। तो इसीलिए निर्यात में से हम आयात माइनस करते हैं, तो इस प्रकार से 20 यहाँ पर बदल जाता है। पहले 12 था और अब कितना हो गया, 20 हो गया।
ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इसमें आपसे केवल निर्यात में परिवर्तन पूछा है और किसी चीज में परिवर्तन करके भी संतुलित आय को पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आपको संतुलित आय के फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है, इसको सॉल्व करना सीखना है। तो कोई परिवर्तन पूछेगा तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि G माइनस टी होता है बराबर किसके, एस जी माइनस आई माइनस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि ये खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि x माइनस एम आ गया ना, तो आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि निर्यात और आयात की बात कहाँ होती है, खुली अर्थव्यवस्था में। किंतु खुली अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं, दोनों भिन्न हो सकते हैं, बचत और निवेश। खुली अर्थव्यवस्था में y का समीकरण कैसे होता है, आपको जो समीकरण है वो लिखना है, y बराबर सी प्लस आई जी प्लस एक्स माइनस एम। हम x माइनस एम को nx के रूप में भी लिख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं निवल निर्यात। ठीक है, अब y माइनस सी माइनस जी हम कर सकते हैं, जो y है उसमें से c को माइनस कर सकते हैं और g को माइनस कर सकते हैं, और i और nx हम एक जगह लिख सकते हैं ऐसे। या फिर हमें कह सकते हैं कि जो s बराबर है, ये जो है y माइनस सी माइनस जी, ठीक है, इसे हम ये कह सकते हैं कि ये है s, हाँ सेविंग्स है, ये हम ये कह सकते हैं i बराबर nx के बराबर होती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। अब बचत है, ये जो बचत है वो दो प्रकार की होती है, एक तो निजी बचत जो कि निजी लोगों के द्वारा की जाती है, और एक होती है सरकारी बचत जो कि सरकारी क्षेत्र के द्वारा की जाती है। निजी बचत इसको एसपी के रूप में लिखा हुआ है, सरकारी बचत इसको एसजी के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, निजी आय प्रयोज्य आय का वह हिस्सा है जो उपयोग के बजाय बचाया जाता है, मतलब जो बचा लिया जाता है, हम उपभोग नहीं करते हैं। हमने बताया था ना कि आय में से एक हिस्सा तो उपभोग कर लिया जाता है, बाकी क्या कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है। तो y में से t को हम माइनस कर लेते हैं, जो कर माइनस होते हैं पहले, फिर वो प्रयोज्य आय होती है, और उसमें से भी उपभोग को हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारी क्या बचती है, बचत बचती है। तथा सरकारी बचत को क्या करेंगे, सरकार की जो आय है और उसकी निवल कर आय में से उसके उपभोग को घटाने के पश्चात जो बचती है, टी में से हम जी को माइनस करते हैं। सरकार की जो आय किससे होती है, करों से, और सरकार ने जो उपभोग किया है उसको हम माइनस करते हैं, टी माइनस जी, तो सरकार की क्या बचती है, सरकार की बचत बचती है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो हमें निजी बचत भी बता दी यहाँ पर कैसी होती है, और सरकारी बचत होती है वो भी कैसे होती है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एस है, ठीक है, ये किसका योग है, निजी बचत का भी और सरकारी बचत का भी। निजी बचत है वो तो क्या होती है, y माइनस टी माइनस सी। सरकारी बचत क्या होती है, t माइनस जी। ठीक है, SP प्लस SG, ये हमें कह सकते हैं। अब ये समीकरण जो फर्स्ट है, हमारा जो पहला समीकरण था S बराबर I प्लस NX, उसमें हमें दोनों रख देते हैं, SP प्लस SG बराबर I प्लस NX। ठीक है, हमें रख देते हैं, तो NX बराबर हमें कह सकते हैं SP माइनस I और SG। जो हमारा समीकरण था पहले वाला, उसमें हमने ये दोनों रख दिया, निजी बचत और सरकारी बचत। ठीक है, अब NX हम इसको लिख सकते हैं, NX को हम यहाँ लिखे आते हैं, SP हमारा यहाँ पर है तो माइनस क्या हो जाता है, I हो जाता है। आ रहा है बच्चों समझ में? प्लस SG हो गया। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम ये लिख सकते हैं जो NX है वो क्या होता है, X माइनस M। निवल निर्यात यही तो होता है कि एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस करते हैं। SP माइनस I ये हमें दे रखा है, और SG हमने भी लिखा था, T माइनस क्या होता है, G होता है। घर जो करों से प्राप्त आय में से जो सरकार जो उपभोग करती है उसको माइनस करते हैं, तो SG होता है। ये हो गया हमारा थर्ड समीकरण। अब थर्ड समीकरण है उसको हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं T माइनस जी की जगह G माइनस टी लिख दो, SP माइनस I लिख दो, और X माइनस M लिख दो। ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं लिख सकते? तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको ये प्रूफ करना है कि जो आपको समीकरण दे रखा है वो कैसे आया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि देश बी से देश ए में मुद्रास्फीति ऊंची है तो दोनों देशों में विनिमय दर स्थिर है, तो दोनों देशों के व्यापार शेष का क्या होगा। बी में देश बी से ए में मुद्रास्फीति ऊंची है, ए में मुद्रास्फीति अधिक है और बी में कम है। दोनों देशों में विनिमय दर कैसी बनी हुई है, स्थिर बनी हुई है, तो किसको नुकसान होगा और दोनों देशों का व्यापार शेष क्या होगा। तो हम इसको आंसर ऐसे लिखेंगे, यदि देश ए में मुद्रास्फीति की दर ऊंची है, विनिमय दर स्थिर है, तो देश ए में कीमतें देश बी की अपेक्षा क्या होंगी, ऊंची होगी, क्योंकि देश ए में मुद्रास्फीति क्या है, ज्यादा है, तो इसीलिए वहां की कीमतें भी क्या होंगी, ऊंची होगी। ऐसी स्थिति में देश ए का व्यापार शेष क्या होगा, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। दूसरी तरफ देश बी में कीमतें कम होने से उसका निर्यात क्या होगा, बढ़ेगा। वहां पर कीमतें कम है तो उसका निर्यात ज्यादा होगा, तथा आयात क्या होगा, उसका घटेगा। इससे व्यापार शेष पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, मतलब जिस देश में मुद्रास्फीति है उसके व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है, क्या चालू पूंजीगत घाटा खतरे का संकेत होता है। व्याख्या कीजिए, चालू पूंजीगत घाटा है तो क्या खतरा है। इसका आंसर कैसे लिखना है, जब एक देश का चालू खाता घटे का होता है तब हमें देखना चाहिए कि क्या उस स्थिति में बचत में कमी हो रही है,
या निवेश में बढ़ोतरी हो रही है, या बजट घाटे में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। उस समय हमें चिंता करनी चाहिए कि जब एक देश का दीर्घकालीन घाटे का व्यापार यह दर्शाए कि भविष्य में बहुत बचत होगी या बहुत अधिक घाटे का बजट होगा, तो इन परिस्थितियों में देश का पूंजी स्टॉक इतना अधिक नहीं बढ़ेगा जिससे विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, न ही ब्याज की वापसी हो सकेगी। परंतु उस समय हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी जब घाटे के बजट से निवेश में वृद्धि हो रही है। जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था कि हम घाटे का बजट बना रहे हैं लेकिन हमारे निवेश में वृद्धि हो रही है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो निवेश हमें भविष्य में क्या देंगे, प्रतिफल देंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके फलस्वरूप स्टॉक में निवेश होने से पूंजी स्टॉक में क्या हो रही है, भविष्य वृद्धि होगी, और भविष्य में उत्पाद में भी क्या होगी, वृद्धि हो रही होगी। ठीक है बच्चों, तो इस समय घाटे का बजट बनाने का मतलब है, और उसको हम निवेश में यदि कर लगा रहे हैं उस पैसे को, तो हम क्या कर रहे हैं, भविष्य के लिए हमारे एक अच्छे परिणाम सिद्ध होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए C बराबर उपभोग फलन दे रखा है 100 प्लस 0.75 YD, I 500 दे रखा है, G 750 दे रखा है, कर आय का 20% है। करों को बता रखा है जो आय है उसका क्या है, 20% है। आय हमें आनी दी हुई है, X 150 दे रखा है, M 100 प्लस 0.2 Y दे रखा है। तो संतुलन आय, बजट घाटा अथवा आधिक्य और व्यापार घाटा अथवा आधिक्य की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। हमें यहाँ पर बजट घाटा निकालना है, व्यापार घाटा अथवा आधिक्य क्या है वो भी निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको? संतुलन आय की गणना निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त की जाएगी। कैसे? ये हमारा सूत्र है जो कि हमने लिखा था, C कांस्टेंट C y माइनस टी आई जी एक्स माइनस एम वाई। ये आपको याद रखना है, संतुलित आय का सूत्र, जिसमें हमने सब चीज़ों को शामिल कर दिया है। यहाँ खुली अर्थव्यवस्था में है 100 पर 0.755 y माइनस 0.2 y। यहाँ पर लिखा है कि कर है वो 20% है आय का, तो हमने 0.2 y कर दिया इसको। यहाँ पर यही लिखा था ना कि कर आय का क्या है, 20%, तो हमने क्या कर दिया, इसको 0.2 y कर दिया। ठीक है, जैसे हमें कहें 100 है, 100 में का कितना है, 20%, तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं 0.2। ठीक है, तो 0.2 y हमारा ये हो गया, प्लस 500 हो गया, 750 हमारा G हो गया, 150 हमारा एक्सपोर्ट है, और 100 माइनस 0.2 y हमारी ये दे रखी है MY। ठीक है, ये हमारा उपभोग फलन है, वो हमें पूरा यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद हम इसको निकालेंगे, तो 100 प्लस 0.75 y माइनस 0.15 y प्लस 575, 150, 100 और माइनस 0.2 y, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो 0.75 y है, 0.15 y है और 0.2 y है, इनको एक जगह सॉल्व कर लेंगे, और साथ में ये जो आपको डिजिट दे रखे हैं उनको एक जगह सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा हमारा, 1400 आएगा। यहाँ पर हमारा जो 4y यहाँ पर आया था, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, और 1y में से इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 1400 में हम 6 का भाग लगाएंगे, तो हमारी जो आय है वो कितनी आएगी, 2333। जो हमें संख्या दे रखी थी उसके आधार पर हमने फॉर्मूला लगाया, तो हमारी आय हमें प्राप्त हुई 2333। ठीक है, इसके बाद बजट घाटा और आधिक्य की हमें गणना करनी है। तो बजट घाटा हेतु राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय की गणना करेंगे। हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे और राष्ट्रीय व्यय की गणना करेंगे। हमने राष्ट्रीय आय की गणना तो कर ली, अब व्यय की गणना कैसे करेंगे? व्यय की गणना के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि C है 100 प्लस 0.75 y। ठीक है, 100 प्लस 0.75 y कितनी थी, 2333। अभी आई ना हमारी संतुलित आय। तो इस प्रकार से जो C है वो हमारा आ गया 1849.75। तो पहले हम C ज्ञात कर लिया हमने, I हमें दे रखा है, G हमें दे रखा है, X हमें दे रखा है, और M है उसको भी हम ज्ञात कर लेंगे, और Y की जगह हम क्या लगा देंगे, 2333 में हमने यहाँ पर 566.6, ये हमारी क्या आ गई है, M। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें ज्ञात हो गई है, C भी ज्ञात हो गया है, I भी ज्ञात हो गया है, G भी और X और M। तो हम इन सबको तो जोड़ लेंगे और M की जो राशि है उसको घटा देंगे। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय आय है वो 2333 जो हमारी थी, जबकि व्यय कितना आया, 2683.15। समझ में आया ना? हमने किस किस को जोड़ दिया, 1849.75, इसमें 500, 750 और 150 इनको तो जोड़ दिया, और जबकि 566.6 है इसको हमने घटा दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये आ गया राष्ट्रीय व्यय। अब हमें राष्ट्रीय आय भी पता है और राष्ट्रीय व्यय भी पता है, तो बजट घाटा कैसे निकालेंगे, राष्ट्रीय व्यय में से राष्ट्रीय आय को घटाकर। व्यय अधिक होता है ना, तो व्यय हमारा 2683.15 है, आय हमारी 2333 है। तो इस प्रकार से 350.15 हमारा क्या आ जाएगा, घाटा आ जाएगा। ठीक है, बजटी घाटा हो गया। अब व्यापार घाटे के लिए हम क्या करेंगे, व्यापार घटवा आधिक्य की गणना कैसे करेंगे। व्यापार घाटा आधिक्य की गणना हेतु आयातों में से निर्यातों की हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं निर्यात कितना है, 150 है, आयात है वो हमने भी निकाला था 566.60 है।
हमने पॉइंट y जो है उसको यहाँ पर लगा के my में फिर निकाल लिया था। अब व्यापार घाटा निकालने के लिए हम निर्यात में से आयात को माइनस करते हैं, घाटा तो इसी तरह से होगा, तो हमने आयात में से निर्यात माइनस कर दिया, तो 566.60 में से 150, तो 416.60 हमें यहाँ पर क्या है, घाटा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उन विनिमय दर व्यवस्थाओं की चर्चा कीजिए जिन्हें कुछ देशों ने अपने बाह्य खाते में स्थायित्व लाने के लिए किया है। बाह्य खाते में स्थायित्व लाने के लिए कौन कौन सी विनिमय दर निर्धारित की है। वर्तमान में अनेक देशों में स्थिर विनिमय दर है। कुछ देश अपनी करेंसियों को डॉलर में अधिकलित करते हैं। कुछ देशों ने तो क्या किया है, अधिकलित अर्थात स्थिर कर दिया है डॉलरों में अपनी मुद्रा को। जनवरी 1999 में यूरोपीय मौद्रिक संघ के सदन से संघ के सदस्यों की करेंसियों के बीच विनिमय दर स्थायी रूप से निर्धारित हुई। यूरोपीय मौद्रिक संघ का निर्धारण हुआ, उन्होंने उसका गठन किया और उन जो संघ के जो सदस्य थे उन्होंने अपनी करेंसियों की जो विनिमय दर है वो स्थायी रूप से उन्होंने निर्धारित कर दी और एक नई समान मुद्रा उन्होंने निकाल दी। इसका नाम क्या लिखा, यूरो। इसे यूरोपीय केंद्रीय बैंक के प्रबंध में क्या किया गया, जारी किया गया। जनवरी 2002 से वास्तविक नोट और सिक्के चलाए गए। अब तक 25 में से जो 12 यूरोपीय संघ के सदस्यों ने क्या किसको अपनाया है, यूरो को अपनाया है। कुछ देशों ने अपनी मुद्रा को फ्रांस के फ्रैंक में क्या कर दिया है, स्थिर कर दिया है। उन्होंने प्राय अफ्रीका की फ्रांसीसी कॉलोनियां हैं, जो अमेरिका की जो अफ्रीका की जो फ्रांसीसी कॉलोनी है, उन्होंने फ्रांस की जो फ्रैंक है उसमें अपनी मुद्रा को अधिकलित या स्थिर कर दिया है। अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रणाली चला रखी है। अन्य देशों ने करेंसियों के समूह में स्थिर किया है जिसमें उनके व्यापार की रचना प्रतिबंधित होती है। कई ने करेंसियों के समूह में कर दिया है। प्राय छोटे देश भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सहभागी के सापेक्ष अपनी विनिमय दर को निर्धारित करने का क्या कर लेते हैं, निर्णय। छोटे देश जिससे ज्यादा अधिक व्यापार करते हैं तो उसके आधार पर अपनी मुद्रा को क्या कर देते हैं, स्थिर कर लेते हैं, अधिकलित कर देते हैं। उदाहरण के लिए अर्जेंटीना ने 1991 में मुद्रा पूर्ण प्रणाली की स्थापना की, अपनाई उसको। इसके तहत स्थानीय मुद्रा जो उनकी पैसो है, जो अर्जेंटीना की मुद्रा है पैसो, उसको क्या किया उन्होंने, डॉलर के बीच कानून द्वारा विनिमय दर उन्होंने तय कर दी गई। केंद्रीय बैंक अपनी जारी सारी घरेलू मुद्रा और आर्थिक निधि के बदले पर्याप्त विदेशी मुद्रा अपने पास रखता है। ऐसी व्यवस्था में कोई देश अपनी इच्छा से मुद्रा की पूर्ति में विस्तार नहीं करता। यदि कोई घरेलू बैंकिंग संकट, जब बैंक को घरेलू मुद्रा ग्रहण करने की जरूरत होती है तो केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता नहीं बन सकता है। तो ऐसे में केंद्रीय बैंक जो कि अंतिम ऋणदाता होता है, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को स्थिर कर दिया है। वहां पर अर्जेंटीना ने यही तो किया कि उन्होंने अपनी सारी घरेलू मुद्रा है और आरक्षित विदेशी मुद्रा को अपने पास रख रखा है, और यदि उसको देश की इच्छा है तो तभी वो मुद्रा की पूर्ति नहीं कर सकता। तो संकट आने पर वो बैंक है वो अंतिम ऋणदाता भी नहीं बन सकता। संकट के बाद अर्जेंटीना ने मुद्रा पोड़ का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। 2002 में अपनी मुद्रा को क्या रहने दिया, वापस से तृतीय विनिमय दर पर रहने दिया। 2000 में जो इक्वेडोर है उसने क्या किसको अपनाया, डॉलरीकरण की व्यवस्था को अपनाया। घरेलू मुद्रा को छोड़कर संयुक्त राज्य का जो डॉलर है उसी को उसने अपना लिया। ठीक है, सारी कीमतें डॉलर में रख ली। स्थानीय मुद्रा में लेन देन बंद हो गया। यद्यपि अनिश्चितता और जोखिम से बचा जा सकता है, किंतु इक्वेडोर ने तो क्या किया, अपनी मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण ही किसको दे दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका को दे दिया, उसके बैंक को दे दिया, फेडरल रिजर्व बैंक को। और इस तरह से संयुक्त राज्य की आर्थिक दशाओं पर क्या हो गया, आधारित हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक दशाओं में जो परिवर्तन होगा वही इक्वेडोर में होगा। ठीक है, तो ये प्रणाली इसने प्रचलित की। समस्त रूप से अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बहु प्रणाली के रूप में चित्रित किया। यदि हम समस्त रूप से देखें तो सभी अर्थव्यवस्था में अलग अलग देश अलग अलग प्रणाली को अपना रहे हैं, अर्थात बहु प्रणाली क्या है, प्रचलित है। अधिकांश विनिमय दरों में दिन प्रतिदिन के आधार पर क्या होता है, थोड़ा परिवर्तन होता है, और बाजार की शक्तियां आमतौर पर मूल प्रवृत्ति को क्या करती है, निर्धारित करती है। यहाँ तक कि जो भी विनिमय दर में अधिक स्थिरता की वकालत करते थे, जो चाहते थे कि नहीं विनिमय दर कैसी होनी चाहिए, स्थिर, वो भी क्या करते हैं, सामान्यतः सरकार को एक निश्चित परास के अंतर्गत दर निर्धारित करनी चाहिए। वो भी ये कहते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, एक रेंज दे देनी चाहिए, उस रेंज के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण कर देना चाहिए, वहां से वो तृतीय रहेगी, अर्थात प्रबंधित तृतीय विनिमय दर का उन्होंने सॉल्यूशन दिया है, बजाय इसके कि शाब्दिक निर्धारण के। सोने की भूमिका भी क्या हो गया, या विलोप हो गई है। इसके स्थान पर एक ऐसा निर्बाध बाजार जिसमें सोने की कीमत का निर्धारण सोने की मांग और पूर्ति, जो कि मुख्यतः कौन करती हैं, ज्वेलरी करते हैं, औद्योगिक उपयोगकर्ता करते हैं, दंत चिकित्सक करते हैं, सटोरिये करते हैं, साधारण नागरिक होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, उनकी सोने की कितनी मांग है, सोने की कितनी पूर्ति है, उसके आधार पर सोने की कीमत का निर्धारण होता है। जो कि ये मानते हैं कि स्वर्ण एक अच्छा मूल्य संग्रह है। इन लोगों का मानना है कि सोने को इकट्ठा करके हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में इससे लाभ कमा सकते हैं, तो इसीलिए एक अच्छा मूल्य संग्रह है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर आना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसी के साथ आपका ये 6th चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। पाठ्य पुस्तक के सारे प्रश्न आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए, और इसी के साथ आपकी ये बुक समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय वो भी यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, आशा है कि आप इस पूरी बुक के लेसन्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से याद करेंगे, और अपने एग्जाम में भी अच्छे से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके आएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।